भारत सरकार की लाखों रिक्वेस्ट के बाद ईरान से वापस आने के लिए किसने इनकार कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर क्या एक्शन लिया है और इजराइल की अपोजिशन पार्टीज ने भारत की कांग्रेस पार्टी को क्या लेसन दिया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद यानी नेसेट में भी भाषण देना है और ये भाषण कंट्रोवर्सी का शिकार बन गया था क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की रूलिंग गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिद को इनवाइट नहीं किया था। इसलिए ओपोजिशन पार्टीज ने धमकी दी थी कि अगर चीफ जस्टिस को नहीं बुलाया गया तो ओपोजिशन पार्टीज के एमपीज भी प्रधानमंत्री मोदी का भाषण अटेंड नहीं करेंगे। नेसेट में आधी सीट्स खाली होंगी और प्रधानमंत्री मोदी को इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन इजराइल से न्यूज निकल कर आ रही है कि एंड मोमेंट के ऊपर इजराइल के ओपोजिशन पार्टीज ने अपने फैसले को पलट दिया। प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच के समय रूलिंग गवर्नमेंट और ओपोजिशन पार्टीज सबके मेंबर्स वहां पर प्रेजेंट रहे और नेसेट में फुल अटेंडेंस थी। न्यूज आ रही है कि इजराइल की रूलिंग गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इनवाइट नहीं किया था, लेकिन ये प्लान बनाया था कि अगर ओपोजिशन पार्टीज प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच को बॉयकॉट करेंगी तो सरकार एक्स एमपीज को बुलाकर नेसेट की सीट्स को फुल कर देगी। इसीलिए ओपोजिशन की पार्टीज ने सोचा कि नेसेट वैसे भी फुल्ली रहनी है, ऐसे में उनके बॉयकॉट का फायदा कुछ नहीं होगा, उल्टा भारत में एक नेगेटिव मैसेज आएगा। इसलिए इजराइल की ओपोजिशन पार्टीज ने एंड मोमेंट के ऊपर अपनी धमकी को साइड के ऊपर किया और गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का नेसेट में वेलकम किया। न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री के समय इजराइल की संसद में भी मोदी मोदी के नारे लगाए गए, मानो प्रधानमंत्री मोदी भारत में बीजेपी की कोई पॉलिटिकल रैली को संबोधित करने मंच के ऊपर आ रहे हो। कहने का मतलब है कि इजराइल की रूलिंग गवर्नमेंट और इजराइल की ओपोजिशन पार्टीज दोनों ने एकजुट होने का मैसेज दिया और फुल प्रोटोकॉल्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। अब ये स्टेप दिखाता है कि इजराइल में पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन जब बात स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और भारत जैसे मित्र देश का सम्मान करने की आती है तो फिर उस समय सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ खड़ी हो जाती हैं। अब इस चीज से भारत को भी सीख लेनी चाहिए, खासकर कांग्रेस पार्टी को इस इंसिडेंट से सबसे ज्यादा सीख लेनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे के ऊपर रवाना हुए और पीछे से कांग्रेस पार्टी ने इतना गंदा बयान दिया है कि जिसके ऊपर खुद ही हैरानी होती है कि ये लोग कब सुधरेंगे। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और कम्युनिकेशंस इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी खुलेआम और बिना झिझक के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को गले लगा रहे हैं, जबकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, गाजा की धरती को मलबे और धूल में बदल दिया है और वेस्ट बैंक के ऑक्यूपाइड एरियाज में इलीगल सेटलमेंट्स को बढ़ाने का प्लान चला रहे हैं। ये कहना है कांग्रेस पार्टी का, वो भी एक ऐसे देश के लिए जिसने कारगिल युद्ध के समय भी भारत की काफी मदद की है और आज भी डिफेंस, इंटेलिजेंस, वेपन मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इजराइल भारत की आज भी बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। ऊपर से प्रियंका गांधी ने भी एक स्टेटमेंट देकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को गाजा के लोगों के कत्लेआम का मुद्दा भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात के दौरान उठाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल विजिट का विरोध किया है और गाजा के ऊपर स्टेटमेंट इशू की है, लेकिन उनसे ये चीज एक्सपेक्टेड है, जबकि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल लेवल की पार्टी है जो आज नहीं तो कल सरकार में जरूर आएगी। एटलीस्ट इनसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि इजराइल जैसे देश को लेकर इनकी ये पॉलिसी रहेगी। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री जयशंकर सर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर भी मोदी के साथ इजराइल गए हैं और वहां पर बायलैटरल मीटिंग्स में हिस्सा ले रहे हैं। एक और खास बात यह है कि इजराइल की गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का टॉप ऑनर स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा है और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सभी प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट के ऊपर आए थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जब साल 2018 में फलस्तीन गए थे, उस समय फलस्तीन ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का टॉप ऑनर ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन से नवाजा था। ऐसे में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के गिने चुने लीडर्स की लिस्ट में आ गए हैं जिनको इजराइल और फलस्तीन दोनों देशों ने अपने स्टेट ऑनर से नवाजा हो। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। हम ये पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप काफी अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट है और वो कब क्या स्टेप उठा लें उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है और आज अमेरिका ने ये चीज एक बार फिर से साबित कर दी है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को एक और टैरिफ शॉक दे दिया है। यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने भारत से इंपोर्ट होने वाले सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स के ऊपर काउंटरवेलिंग ड्यूटीज अनाउंस कर दी हैं। अमेरिका ने कहा है कि इंडियन कंपनीज को सरकारी सब्सिडी मिल रही थी जिसकी वजह से भारत के प्रोडक्ट अमेरिका में काफी सस्ते पड़ रहे थे और इसीलिए यूएस मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए हैवी ड्यूटी लगाना उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया था।
भारत से इंपोर्ट होने वाले सोलर पैनल्स और सोलर सेल्स के ऊपर अमेरिका अब 125% की जनरल सब्सिडी रेट ड्यूटी चार्ज करेगा। यानी कि अगर कोई इंडियन कंपनी सोलर पैनल या फिर सोलर सेल्स को अमेरिका भेजना चाहे तो उसके ऊपर लगभग डबल से भी ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड हो जाएगी। भारत के साथ साथ इंडोनेशिया और लाओस के ऊपर भी ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन सबसे ज्यादा भारत के ऊपर है। इंडोनेशिया के ऊपर 104% है और लाओस के ऊपर 80% की ड्यूटीज लगाई गई हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर, और ये काफी कंसर्निंग न्यूज है। आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले भारत की ईरान में एम्बेसी ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें ईरान में प्रेजेंट सभी भारतीय नागरिकों को कहा गया था कि जल्दी से जल्दी ईरान से भारत चले जाएं और भारत वापस आ जाएं। मसला ये है कि ईरान में प्रोटेस्ट वापस से स्टार्ट हो गए हैं और अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और अपनी नेवल फ्लीट्स को ईरान के अराउंड चारों तरफ समुद्र में डिप्लॉय कर दिया है। और पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका कभी भी रेजिम चेंज करने के लिए ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स कर सकता है, जिसके बाद ईरान में सिविल वॉर स्टार्ट हो सकता है और सिचुएशन काफी तेजी से खराब हो जाएगी और काफी वायलेंस होने का अंदेशा है। अब जो भारत ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के स्टूडेंट्स जो ईरान में पढ़ रहे हैं वो इस ट्रैवल एडवाइजरी को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं और बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी भारत वापस नहीं आ रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रेशर के कारण भारत वापस नहीं आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान में भारत के अराउंड 1500 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं जो कि मेडिकल डिग्रीज कर रहे हैं। मसला ये है कि मार्च महीने में यानी कि अगले महीने इनकी क्रूशियल एनुअल एग्जाम्स होने वाले हैं जो कि बिल्कुल ही पास हैं। इसलिए स्टूडेंट्स भारत वापस नहीं आना चाहते हैं क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इनकी डिग्री का 1 साल वेस्ट हो जाएगा। ये सारे स्टूडेंट्स चांस ले रहे हैं ताकि इनका साल वेस्ट ना हो। ईरान में पढ़ रहे स्टूडेंट्स में से ज्यादातर स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर स्टेट से हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी एक स्टेटमेंट इशू किया है जिसमें उन्होंने खुद ही स्टूडेंट्स से अपील की है कि ये सारे स्टूडेंट्स ईरान से वापस आ जाएं क्योंकि हालात कभी भी खराब हो सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि स्टूडेंट्स अपनी सेफ्टी को प्राथमिकता दें और भारत सरकार की एडवाइजरी को इग्नोर ना करें, वरना कल को उनके लिए मसला खड़ा हो सकता है। अब जो स्टूडेंट ईरान से भारत वापस नहीं आ रहे हैं, इनका कहना है कि इनकी मजबूरी को भी समझा जाए। अगर वो इस वक्त भारत वापस आ जाते हैं तो उनके मार्च के एनुअल एग्जाम्स मिस हो जाएंगे, जिसका सीधा मतलब है कि पूरा 1 साल वेस्ट होना। और मेडिकल डिग्री पहले से 5-6 साल की होती है और 1 साल का गैप उनके करियर को और डिले कर लेगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि उन्होंने ऑलरेडी लाखों रुपए की फीस, हॉस्टल और रहने खाने के ऊपर खर्च कर लिया है, जिनका रिफंड इनको नहीं मिलने वाला है। अगर वो भारत आ जाते हैं और पीछे से सिचुएशन नॉर्मल हो गई और एग्जाम्स ईरान के अंदर टाइम के ऊपर कंडक्ट हो गए तो जो स्टूडेंट्स भारत वापस आ जाएंगे उनका 1 साल और ये सारा पैसा दोनों का नुकसान हो सकता है। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से अवेयर होते हुए ईरान में रहने का रिस्क ले रहे हैं ताकि उनका एकेडमिक ईयर और फ्यूचर सेफ रहे। लेकिन साथ ही उन्हें ये भी टेंशन है कि अगर ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन अचानक से खराब हो गई तो फिर ईरान से निकलना उनका मुश्किल हो सकता है। अब देखा जाए तो भारत की सरकार ने पहले भी रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्टिंग में ऑपरेशन गंगा चलाकर वॉर वाली सिचुएशन से हजारों स्टूडेंट्स को सेफली भारत लाया था। दुनिया के बाकी रीजन्स में भी टेंशन बढ़ने के ऊपर भारत की सरकार हमेशा ही इमरजेंसी इवैक्यूएशन करती है। फ्री में लाखों लोगों को भारत वापस लाया जाता है। मे बी ये सारे स्टूडेंट्स जो आज की डेट में ईरान में पीछे रह रहे हैं, ये सोच रहे हो कि अगर इमरजेंसी हुई तो भारत सरकार उनको बचा लेगी और सेफ्टी के साथ ईरान से इवैक्यूएट भी कर लेगी। लेकिन ये चीज जितनी आसान लगती है, एक्चुअल में उतना आसान होता नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच अगर डायरेक्ट मिलिट्री क्लैशेस होते हैं यानी वॉर स्टार्ट हो जाता है तो ईरान की स्पेस बंद हो जाएगी, इंटरनेट शटडाउन हो जाएगा, फोन कॉल्स भी बंद हो जाएंगी और एग्जिट रूट्स पूरी तरह से ब्लॉक हो सकते हैं, जिससे इन स्टूडेंट्स की इवैक्यूएशन करना और भी मुश्किल हो जाएगा। आई होप कि ये स्टूडेंट्स भारत सरकार की एडवाइजरी को सीरियसली लें और जल्दी से भारत वापस आ जाएं। वैसे अगर आप ईरान में स्टडी कर रहे होते एंड अगर भारत की सरकार वापस आने के लिए कहती तो क्या आप वापस भारत आ जाते? हाँ या फिर ना? आप भी अपने मार्च महीने के फाइनल एग्जाम्स के लिए ईरान के अंदर ही रुकते? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वैसे जो भी हो, उम्मीद है कि पेरेंट्स इन सब से सीख लेंगे और ईरान, बांग्लादेश और किर्गिस्तान जैसे देशों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं भेजेंगे, खासकर ऐसे देश जो ऑलरेडी सिविल वॉर की कगार के ऊपर खड़े हुए हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे
तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।